स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं नदीम अहमद एक वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ कनाडा से आमिर अहमद साहब हैं और रियाद से जनाब कामरान अहमद साहब हैं। दोनों आपके बहुत ही पुराने क्रिकेट के एनालिस्ट हैं जो कि अखबारों में और रसाइल में भी लिखते रहे हैं। मैं भी कोशिश करता रहा हूँ कि जो खेलों के मुतालिक जो चीज़ें हैं उनका एक तजिया देता रहूं। अपने हल्का अहबाब में तो हम लोग काफ़ी जो है आपके इस चीज़ को डिस्कस भी करते हैं, और हमारा जो फैमिली का और दोस्त अहबाब का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट होता है वो यही होता है अमूमी तौर पे। मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं। आज क्रिकेट बॉय का ये पहला एपिसोड है और हमने अपने पाकिस्तान के सबसे मकबूल खेल क्रिकेट से आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। हम इस वीलॉग को सियासत, मज़हब, माशरत और इकोनॉमी, इसके मुतालिक भी हम गाहे बगाहे आप लोगों से बात करते रहेंगे। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद हो रहा है, और कोई तकरीबन 25 प्लस 29 साल बाद मेरे ख्याल से जो है ना कोई इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, जो कि हम सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है। और अल्लाह करे, हम ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस इवेंट को कामयाब भी करे और साथों खैरियत से जो है ये इवेंट गुजर जाए। एक अफसोसनाक खबर आप सबको मिल गई होगी कि इंडिया ने हस्ब रवायत इसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, जो कि एक इंतहाई से ज़्यादा गैर मुनासिब फेल है और जो क्रिकेटिंग स्पिरिट और किसी भी स्पोर्ट की स्पिरिट के मुनाफी है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है आपके इंडिया जाके खेलने को कभी हमने हार नहीं समझी, और हम हमेशा जो है आपके इंडिया जाके खेलते रहे हैं। तो आप लोगों को और इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दोनों नेशंस के दरमियान जो भी सियासी आपके ताल्लुकात हैं, मगर बात ये है कि हम ये बिलीव करते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंक्रीज होना चाहिए, ताकि ये जो सरहदी टेंशन हैं इनको ख़त्म करें। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट राउंड द कॉर्नर। 19 को पाकिस्तान का पहला मैच है न्यूजीलैंड से, कराची के नेशनल स्टेडियम पे। तो आमिर, बात यह है कि आपकी बड़ी गहरी नज़र है, हमेशा से पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्क्वाड पे रहती है, और आप हमेशा बताते रहते हैं, हमें भी बताते रहते हैं कि ये क्रिकेटिंग स्क्वाड की क्या पोटेंशियल है, क्या वो है, इसकी स्ट्रेंथ है, और इसमें कितना क्या क्या मौके हमें हैं और कौन किन किन को सेलेक्ट किया जा सकता था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2017 का जो स्क्वाड था जिसने चैंपियंस ट्रॉफी का लास्ट एपिसोड पाकिस्तान के लिए विन किया, अगर हम उसका एक कंपैरिजन करें थोड़ा सा, आप मुझे बताएं कि आज जो स्क्वाड हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेलेक्ट किया है उसमें और इसमें कितना पोटेंशियल का फर्क है, और आप किस तरह से देखते हैं इसको, आमिर? थैंक यू सो मच नदीम भाई। उसमें बेसिकली बात यह है कि डिफरेंस तो काफ़ी है। 2017 में हम जाए तो हमने कुछ यंग प्लेयर प्लस एक्सपीरियंस प्लेयर का कॉम्बिनेशन रखा था, और उसमें अगर आप अपनी फाइनल और सेमीफाइनल की लाइनअप देखें तो उसके अंदर आपकी ओपनिंग में फ़खर जमान थे, बिल्कुल यंग थे। उसके बाद बाबर आजम भी बिल्कुल यंग ही थे 2017 के अंदर। और वो कि उनका मतलब कुछ टूर्स वगैरह किए थे, लेकिन इतने ज्यादा एक्सपीरियंस तो फिर भी नहीं थे। फिर उसके बाद शादाब खान और हसन अली, ठीक है ना, ये भी काफी यंग थे, बिल्कुल इनका मेजर टूर्नामेंट था। और इसी का पाकिस्तान को फायदा हुआ। होता यह है कि आजकल की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि जो भी बॉलर होता है या बैट्समैन होता है, जितने भी एनालिस्ट होते हैं उनका वीडियो एनालिस्ट करके उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव्स को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यंग जो स्लॉट होती है, जो टैलेंटेड होती है, अगर उनको सेलेक्ट किया जाए तो आपको काम आता है, जो 2017 के अंदर आया। इस स्लॉट के अंदर आप देखें तो कोई भी यंग प्लेयर पाकिस्तान ने सेलेक्ट नहीं किया। एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट था सुफियान वकीम, उसको नजरअंदाज कर दिया गया ये कह के कि इनका इंटरनेशनल तजुर्बा नहीं है। और जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं, मतलब जब काफी बात हो चुकी है, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, ये वो प्लेयर हैं जो कई दफा आजमाए गए और खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान अगर जाता सुफियान वकीम के साथ
आकिब जावेद भी अच्छे बॉलर थे, और इवन वसीम जूनियर भी थे। पाकिस्तान की जो मुझे लैकिंग नजर आती है स्क्वाड के अंदर, वो बॉलिंग की नजर आती है। लोग बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन जो मैचेस होते हैं वो बॉलिंग से जीते जाते हैं। अगर आप ज्यादा विकेटें लेंगे, आउट जल्दी कर देंगे, तो मुखालिफ टीम वैसी बैकफुट पे चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान की 2017 स्क्वाड में और इस स्क्वाड के अंदर। तो थैंक यू। आपका ख्याल ये है आमिर के जो स्क्वाड है उसमें खुसूसन बॉलिंग के शोबे में वो निक नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते थे हमेशा पाकिस्तान की। मगर देखें ना, हिस्टोरिकली हमारे पास अगर आप 70s से देखें तो पाकिस्तान के पास लेटर पार्ट ऑफ द 70s में इमरान खान इमर्ज हुए एज ए लीडिंग फास्ट बॉलर सरफराज नवाज की स्विंग के साथ। और फिर जो है वक्तन फवल सिकंदर बख्श ने, फिर आपके वसीम अकरम ने ज्वाइन किया, सलीम जाफर ने ज्वाइन किया, ताहिर नक्काश थे, अजीम हफीज भी कुछ अरसे के लिए रहे। तो पाकिस्तान में जो बॉलिंग का जो शोबा है हमेशा से स्ट्रांग रहा है। कम से कम मुझे ये याद पड़ता है 70s के आखिर से पाकिस्तान का बॉलिंग का शोबा हमेशा अच्छा रहा है। खुसूसन वसीम और वकार और शुएब के आने से तो वो बहुत ही ज़्यादा, हालांकि इमरान 92 के बाद रिटायर हो गए वर्ल्ड कप के बाद, मगर बॉलिंग के शोबे में हमें ये पता होता है कोई ना कोई। आकिब भी स्ट्राइक बॉलर थे बहुत अच्छे, जो है आकिब ने भी काफ़ी पाकिस्तान को सर्व किया। तो आप ये कह रहे हैं कि शाहीन शाह और आपके नसीम शाह और हसनैन में वो निक नहीं है, और अबरार में कि वो आपके अगली टीम को इम्प्रेस कर सके, उनको बोल्ड आउट कर सके और उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ये कहना चाह रहे बिल्कुल हैं। जी जी, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजरी हुई है उनकी 2022 के बाद, उनकी बॉलिंग में वो काट नीरी जो हुआ करती थी, ठीक है ना। नसीम शाह पिछले मैच में खुशाइंद है कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, वरना वो भी इंजरी के बाद से अच्छी बॉल नहीं करा रहे हैं। हसनैन के साथ सबसे ये कि उनको इन आउट करके उनका ना इनको एतमाद दिया गया, ना उनके ऊपर काम किया गया। वो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट थे। तो ये तो हो गए हमारे तीन बॉलर। चौथे बॉलर डाउटफुल हैं, आई डोंट नो वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे कि भी नहीं, क्योंकि जो कह रहे हैं कि उनको स्ट्रेन है, स्ट्रेन 6 हफ्ते से पहले नहीं जाता, ठीक है ना। और 6 हफ्ते के बाद रिहैब होती है। तो वो बहुत बड़ा, मतलब पाकिस्तान के जो चारों फास्ट बॉलर हैं, वो देखा जाए तो उनमें एक तो उनका डाउटफुल है, और तीन इतना अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। बाकी आपने एक स्पिनर को रखा है, अबरार को सारा बोझ डाल दिया उसके ऊपर, और आपने किसी स्पिनर को नहीं खिलाया, ठीक है। सुफियान नुकमीन की मैंने जैसे बात की, उनको स्क्वाड में होना चाहिए था। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये चार बॉलर खिला रहे हैं और एक जो है पार्ट टाइमर को खिला रहे हैं। पार्ट टाइमर जो होता है कि वो बेसिकली जब कोई आपका फ्रंट लाइन बॉलर पिट रहा हो ना, तो उसको कवर अप करने के लिए होता है, वो पूरे 10 ओवर नहीं कराता है। आपने बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी रख दी है खुशदिल शाह और सलमान अली आगा के ऊपर कि वो 10 ओवर कराएंगे। और मुखालिफ टीम इसी पे काम कर रही है। जो पहला मैच जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का हुआ था, उनके न्यूजीलैंड के खुद फिलिप्स ने यही कहा था कि हमने पहले से सोच रखा था कि जो इनके पार्ट टाइम बॉलर हैं पाकिस्तान के, उनको हम अटैक करेंगे, और उन्होंने वही किया था, ठीक है ना। तो हमने तो अक्सर प्लेयर को एक तो जाया करते, एक बहुत अच्छा पाकिस्तान का डेथ ओवर बॉलर था जमान खान, हमने उसको बिल्कुल जाया कर दिया। बहुत अच्छी बॉलिंग करता था वो डेथ ओवर के अंदर। इस बार आपके पास जो अच्छा डेथ ओवर का बॉलर है हारिस रऊफ है, अल्लाह करे वो सेहतयाब हो और खेलें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो मैच विनर है। अगर वो नहीं होते तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, फिर हम सब दुआ ही कर सकते। बहुत शुक्रिया आमिर। कामरान, आपकी ये जो एनालिसिस है स्ट्रेटजी और उसके लिहाज से, गेम प्लान के लिहाज से बड़ी स्ट्रांग रही है। माजी में भी हम जब बात करते रहे तो आपने बताया था कि हमें बताते रहे कि इस टीम जिस जो भी मुमकिन स्क्वाड होता है उस टीम के साथ आप बेहतर किस तरीके से चीज़ों को ले सकते हैं। मैं इस सवाल पे आने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा आमिर ने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग उसकी स्ट्रेंथ है, और या किसी भी टीम की बॉलिंग उसकी स्ट्रेंथ होती है, तो क्या आप इस चीज से इत्तेफाक करेंगे कि बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती, जो कि हम अगर चाहें, चाहे मुखालिफ टीम कितना ही बड़ा स्कोर करे, अगर हमारी बैटिंग में डेप्थ है तो हम जो है आगे जैसे अभी लास्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट मैच में पाकिस्तान की बैटिंग ने ये प्रूव किया कि वो 350 प्लस बना सकती। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कामरान? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया नदीम भाई और आमिर भाई। ये हमारा पहला एपिसोड है, और
थोड़ा सा हम इसको लाइट कर लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से डायरेक्ट ही हम उस पर आ गए। पहले तो ये बताएं, कनाडा में इतनी बर्फ पड़ रही है, आमिर आप तो घर में बिल्कुल बंद होंगे आजकल। और नदीम भाई, नहीं नहीं, कराची का मौसम कैसा है? मैं कल ही निकला था, पार्क गया था, और आप यकीन करेंगे जो आप पाँव रखा ना, तो वो पाँव आपने जो जमीन तक नहीं पिक्चर्स भेजी थी वो तो मुझे ऐसा लग रहा था वो कोई हैरी पॉटर का जो वो डेथली है। हॉलो वाला सीन है वो चल रहा था, उस हवाले से। जी जी जी, तो बहुत इस नदीम भाई, वो कराची कराची की फर्स्ट में क्या भी टाइम हालात थोड़ी है? आया सी हुआ है। बूंदाबांदी हो रही है कराची में, मगर गर्मी स्टार्ट हो गई है कराची में। अच्छा 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 अच्छा। अल्लाह खैर। जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ पे भी बड़ी ठंड है, रियाज में इस वक्त। और क्रिकेट में भी हमारे यहाँ ठंड है, बोर्ड में भी लग रहा है ठंड है। तो नदीम भाई ने जो सवाल पूछा था, नदीम भाई मैं थोड़ा सा ज़रा बैक पे जाना चाहूँगा इस स्ट्रेटेजी के हवाले से। क्योंकि देखें, जब जीतने की एक उमंग होती है ना, तो वहां के ऊपर बैठ के जो थिंक टैंक्स होते हैं वो एक प्रोग्राम, एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करते हैं, और वो ये देखते हैं कि कौन से ऐसे पोटेंशियल पूल ऑफ प्लेयर्स हैं जिनको वो लेके जा सकते हैं ऊपर। ठीक है जी। अब मैं इसमें आपको एक बड़ी क्लासिक मिसाल देता हूँ। देखिए, मैं टीम के जो लोग हैं ना, मुझे इस टीम से प्रॉब्लम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिवाय इसके कि इसमें एक लेग स्पिनर या एक स्पिन ऑप्शन नहीं है, जो कि इस वक्त हमारे पास जो बेस्ट स्पिन ऑप्शन थे, सुफियान मुकीम एक अच्छे ऑप्शन है। लेकिन जिन लोगों ने हमें जिताया है, साजिद खान ने और नुमान ने, हम उनका नाम ही नहीं ले रहे 10 बॉल इस पूरे इसमें। लेकिन उस तक आने से पहले हम पहले एक पूरी ओवरऑल कंपोजिशन, टीम कंपोजिशन की बात करते हैं। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ, जिसमें एक पहली मिसाल है जो वो टीवी पे हमारे राशिद लतीफ भाई वगैरह भी सब कोट करते हैं, कि हमने टेक्निकली 92 का वर्ल्ड कप भी 3.5 बॉलरों से जीता था, या 3 बॉलरों से हम्म। जीता था। इमरान जो थे वो खुद शोल्डर में इंजेक्शन लगा के खेल रहे थे। और बाकी अगर आप फाइनल का उठा के देखें, तो आमिर सोहेल ने 10 ओवर में 49 रन दिए थे, एजाज अहमद ने 3 ओवर किए, और इमरान खान ने 6.5 ओवर किए। हमारे पास दो बॉलर्स नहीं थे, वी वर शॉर्ट ऑफ 2 बॉलर्स। तो खैर, हम इस पर आते हैं बात की तरफ। मैं आपको जरा थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। एक प्लेयर है जिसका 1989 में डेब्यू होता है। 1989 में ओडीआई डेब्यू होता है। वो पांचवें छठे नंबर पे खेलता है, 5-6 रन बनाता है। उसके बाद 2 साल तक उसको टेस्ट में मौका नहीं मिलता। वो 91 में न्यूजीलैंड में हैमिल्टन में अपना डेब्यू करता है, फिर पांचवें नंबर पे खेलता है। और 95 तक वो शख्स छठे, सातवें, आठवें, पांचवें नंबर पे खेलता है। फिर होता यह है कि उस टीम में एक नया कोच इंडक्ट होता है, और वो कोच आकर उसको ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजेस सीरीज के साथ रेगुलर दो ओपनर्स की जगह पर दो ऐसे ओपनर्स को डाला जाता है कि जो रेगुलर ओपनर्स नहीं थे। लेकिन जो थॉट प्रोसेस था और जो सेल्फ बिलीफ था वो उनका था। उस प्लेयर का नाम है सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या जब आए थे तो उनमें इतना पोटेंशियल था कि ही वॉज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। आप उनके नंबर्स देखें शुरू में। डेविड वॉटमोर ने 95 में ऑस्ट्रेलिया में जो बेंसन रेजिस हुई थी दिसंबर और जनवरी में, उसमें उन्होंने कालू विथरना को और सनत जयसूर्या को डाला ओपनर। और जो दो रेगुलर ओपनर्स थे, मारवन अटापटू और रोशन महानामा, उनको उन्होंने पीछे किया, और वो इस हम्म। कॉम्बिनेशन को लेके चले। और 96 का जो वर्ल्ड कप था उसमें अगर आप देखेंगे तो रोशन महानामा पांचवें छठे नंबर पे खेल रहे थे, डिसिल्वा चौथे पे खेल रहे थे, और अर्जुना रानाटुंगा ने कुछ मैचेस सातवें आठवें नंबर तक खेले। यानी कि तीसरे पे हम्म। गुरुसेना, चौथे पे डिसिल्वा, पांचवें पे तिलकरत्ने, छठे पे महानामा और सातवें पे अर्जुना रानाटुंगा। यानी कि अगर आप जिस टीम कंपोजिशन की और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही है, तो आप ये देखें कि वो ठीक है, वो सब चीजें मॉडर्न डे क्रिकेट। तो जावेद मियांदाद 81 83 में भी खेला था ऑस्ट्रेलिया में, जब वो ओपनर आके दायरे से ऊपर हिट करता था। या इमरान खान ने सलीम यूसुफ को भेज दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिटिंग करने के लिए, या या ऑस्ट्रेलिया अब्दुल के कादिर अंदर, को शारजा में या भेज अब्दुल दिया। कादिर को भेज दिया कितने क्रूशल मैच में ऑस्ट्रेलेशिया कप के अंदर। क्रूशल मैच तो में, फाइनल में। देखें, मैं जो समझता हूँ, जो स्ट्रेटेजिक जो डिसीजंस हैं वो डर के नहीं लिए जाते, वो बोल्डली लिए जाते हैं। और वो कप्तान कामयाब हैं, जैसे क्लाइव लाइट थे, जैसे इमरान खान थे, या अर्जुना राणा टुंगा थे। इन्होंने हिस्टोरिकल बोल्ड डिसीजंस लिए बगैर दबाव में आके। मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि हमारी शायद पैसा बहुत आ गया है अंदर, लोग अपना स्पॉट लूज नहीं करना चाहते, तो एक फियर फैक्टर जो है ना वो कप्तान में। शान मसूद को आप देख लें, हालांकि जो मौका नहीं है, हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। हमारा टेस्ट का कप्तान इतना डरपोक है, सॉरी टू से, ही इज अ वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग।
आई एम नॉट सेइंग लाइक ये मतलब नथिंग पर्सनल टू शान मसूद, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्रिटिक इंटेलेक्चुअलिज्म। डर नजर आता है डिसीजन मेकिंग में, खौफ नजर आता है। एक ऐसा नहीं नजर आता कि यार मैंने अगर डिसीजन ले लिया तो इसका मुझे रिpercussions क्या पे करना पड़ेंगे, वो तो करना पड़ रहे हैं, हम हार रहे हैं। लेकिन अभी जो मुझे स्ट्रेटेजिक नजर आती है वो ये है कि जो भी आ रहा है, जो भी कप्तान बन रहा है, अब हमारे पास इस वक्त रिजवानी बेस्ट चॉइस है, क्योंकि बाबर आजम को हम शेक कर चुके हैं। हम फिर प्रोग्राम कर लेंगे बाबर आजम की कैप्टेंसी और उसके ऊपर। लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखें, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि टीम बुरी नहीं है, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अब मैं जरा क्विकली आ जाता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट बात कह रहा हूँ यहाँ के ऊपर। कामरान, इससे पहले कि आप एक डिफरेंट बात कहें, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो मुझे लगता है, जो मैंने इतनी साल इतनी क्रिकेट देखी, और प्लेयर्स के दरमियान भी और प्लेयर्स के ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों आपके उनके बिहेवियर जज किए। मुझे ये याद है कि 1983 में जब रावलपिंडी में वसीम अकरम ने अपना पहला एटी ओवर किया, फाइव तो मैं अपनी एटी बहन के फाइव साथ बैठा था। 85 83 1985, या 84 में या 85 में, न्यूजीलैंड के जो खिलाफ, आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ ना, जी। जब पहला जो है आपके वो किया, तो ये उसी वक्त स्पॉट ऑन कर लिया था हम लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कि ये जो है ना लड़के में जो है ना स्पार्क है। और आप यकीन माने कि जब ये पहली मरतबा यूनिवर्सिटी के न्यूजीलैंड के दौरे पे गया है और आपके वसीम अकरम ने 6-7 आउट किए तबाही हैं, तो उसको मशाल। मैन ऑफ द मैच दिया, तो इसने जो है ना वो पहना हुआ था, आपके ताबीज बैठा पहना हुआ था, और वो जो है ना यस और नो के अलावा कुछ नहीं। मगर ओवर द इयर्स, अब आप उस वसीम अकरम को देखें और आज के वसीम अकरम को देखें, उसमें बेशक। आपको बहुत फर्क नजर है। तो प्लेयर्स की ग्रोमिंग जो है ना, बड़ा यही जो है ना आपके वकार यूनिस का और यही बहुत सारे प्लेयर्स का, जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि अर्ली एज में आ गए, बच्चे थे, जाहिर है उनको आपके इस तमाम चीज़ों का नहीं पता था। पाकिस्तान में एजुकेशन का तो आपको वैसे ही पता है कि क्या हमेशा से हालात रहे हैं। मगर जो पर्सनल ग्रूमिंग होती है ना, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ बिलीफ जो है ना इंक्रीज करती। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब जो कैप्टन आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो, या आप यार ये बात तो देखेंगे, रिजवान को ये तक जो है आपके कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको रिव्यू लेना है कि नहीं लेना, जबकि रिव्यू में तो कप्तान का रिजवान काम। वेरी पुअर। रिव्यू में तो जो बात कर रहे हैं नहीं, ना, वो रिव्यू तो नहीं, वो रिव्यू तो बहुत रिव्यू तो पुअर है एक रिजवान एग्जांपल रिव्यू। है। रिव्यू तो एक एग्जांपल है, रिव्यू के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें जो है ना, तो प्लेयर्स को पीसीबी, जहां इतना पैसा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, इसको पीसीबी को अपने जो क्रिकेट एकेडमीज हैं इसके साथ जो है ना एक ग्रूमिंग सेंटर भी खोलना चाहिए, जहां पे प्लेयर्स को उठने बैठने बात करने, उनकी जो है ना एजुकेशन के बारे में उनको जो है नदीम ना भाई, बताया पीसीबी जाए का कि। तो हाल देख रहे हैं ना आप, दो सॉरी आपको कतई कलामी, 2 साल से तो आप देख रहे हैं ना, कभी ड्रेसिंग रूम में सकलैन मुश्ताक होते हैं, कभी मैथ्यू एडन होते हैं, कभी वकार यूनुस मिसबा होते हैं, कभी वहाब रियाज होते हैं। तो बात ये कि वही कंसिस्टेंसी वाली बात है ना। अब तो वही वाली बात है कि हमारे पास तो ये वीलॉग करने का इतना मटेरियल है कि हम तो एक एक टॉपिक उठाएं और उस पर बात करते जाएं। चले आप चलिए, आने मैं वाले इसमें मैच एक की बात ऐड स्ट्रेटेजी करता बताएं। चलूंगा, इसमें मैं जी एक जी। बात ऐड करता चलूंगा कि आप जहां दो तक करें, आप कप्तान दो की बातें बात है। ऐड करें। हाँ, कप्तान की जो बात है, क्योंकि इस वक्त जो रिजवान के पास वो अथॉरिटी नहीं है जो अथॉरिटी एक कप्तान के पास होनी चाहिए। आमिर भाई है इवन के नहीं है, उसको नजर नहीं आती स्कॉट सिलेक्शन में, है आमिर भाई। स्कॉट सिलेक्शन से ही मुतमईन नहीं है। जी नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल। आमिर आमिर ये अथॉरिटी बात है नहीं नहीं है। या नजर नहीं अथॉरिटी आती। तो आप आपके अथॉरिटी तो आप गेन करते हैं ना अपनी पोजीशंस के साथ, ऐसा थोड़ी नहीं, होता है। इन्होंने, पीसीबी ने प्लेयर अथॉरिटी, प्लेयर पावर तोड़ी है शाहीन और बाबर को लड़ा के, सब जानते हैं इस बात को। और उन्होंने उन दोनों को लड़ा के अपना मकसद हासिल किया है, सॉरी टू से, लेकिन ये बात हकीकत है। क्या और मकसद? उन्होंने कप्तान को और कोच का बिल्कुल दखल खत्म कर दिया सिलेक्शन के अंदर। क्या क्या मकसद हासिल हुआ पीसीबी को इससे? पीसीबी चाहता है कि जो स्क्वाड सेलेक्ट करके दे वो वही खेले, ठीक है ना, उसमें से आप 11 सेलेक्ट करें। अब अच्छी बात ये होनी चाहिए कि रिजवान को इन इन टीम में से अच्छे 11 निकालने, जैसे यूनुस खान ने निकाले थे, जैसे कि सरफराज ने निकाले। अब आप देखें ना, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल फाइनल में देर इज नो प्लेस फॉर अहमद शहजाद, उमर अकमल, वहाब रियाज, ठीक है ना। देखा जाए तो बहुत बड़े नाम थे उस वक्त के, तीनों नहीं खेले। कौन खेले? यंगस्टर खेले, नहीं, और अहमद उन्होंने जिता शहजाद की के तो दी। फॉर्म नहीं लगी हुई थी ना उस वक्त, हालांकि अच्छा देखिए वही वाली बात है, अहमद शहजाद का प्रोग्राम करें, हमने एक बहुत अच्छा ओपनर जाहिर किया।
अब बहुत सारी चीजें हैं उस पे, फखर नो की डाउट, फॉर्म। अच्छा नो देखिए डाउट, बात क्या आई, फखर ने जो इज वेरी साउथ गुड अफ्रीका प्लेयर, के बिल्कुल। खिलाफ चौके रखे, अगर आपको याद हो तो उस वक्त सब लोग ये हो रहे थे कि भाई ये कौन है, नया लड़का आया है, और ये साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, और उस जमाने अहमद में शहजाद का अगर आपको याद हो, इसको एक गेंद लगी थी सॉरी अबाउट दैट, न्यूजीलैंड के बॉलर की सर पे। दुबई में, और उसके बाद दुबई से, में अबू हाँ धाबी में उसके मैच हो बाद रहा से था। ये, हाँ उसके बाद से ये वैसे खेल नहीं सका। आई डोंट नो, शायद वो प्रॉब्लम हो, वरना बहुत अच्छा प्लेयर था। प्लेयर तो ही वॉज एक्सलेंट। नहीं, नदीम भाई मैं एक्सलेंट जरा प्लेयर, वो अपना एक्सलेंट। डिफरेंट ओपिनियन जो आपने बीच में कर दिया था, तो वो मैं जरा पेश कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल, आप करें। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखें जो हो चुका वो हो चुका, अब तो चेंज नहीं हो सकता। और सुफियान वकीम भी नहीं आए, जिनके बारे में था कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे, तो आई थिंक वी आर गोइंग विद द सेम। मैं स्टैट्स की बुनियाद पे ये बात करता हूँ कि बाबर आजम के जो नंबर 3 पे जो पोजीशन है, 5,000 के करीब रन बाबर आजम के, 5,500 के करीब, और 17-18 सेंचुरियां उनकी सारी उसी पोजीशन पर है। वो डेटा मेरे पास, मैंने देखा था, कमी बेशी माफ उसमें। आई वुड प्ले बाबर आजम 3, और आई वुड पुट खुशदिल शाह एज एन ओपनर विद फखर जमान। अच्छा ये एक एक्स फैक्टर टाइप ऑफ थिंग है। अच्छा देखें बात क्या है सारी, मुझे इमरान खान की एक बात याद है और जावेद भाई की बात याद है, जावेद मियाँदाद की। वो कहीं इंटरव्यू दे रहे थे और हम तो सुनते रहते हैं सब चीज़ें, और बड़ी बात भी ठीक है कि जो वनडे 5 बैट्समैन नहीं जिता सकते, वो 8 बैट्समैन भी नहीं जिता सकते। सही बात। ठीक है ना। ट्रू। तो जो जो टीम कॉम्पोजिशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया कप में सलीम यूसुफ को डाला, और बहुत सारी जगह के ऊपर देखिए, खुशदिल शाह वैसे भी नीचे अभी ठीक है, वो लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। हमने आसिफ को भी ज़ाया किया है, हमने खुशदिल शाह को भी ज़ाया किया है, और हमने आजम खान को भी ज़ाया किया है। हमने एक और हिटर है उसको भी ज़ाया किया, उसका जो मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, 3 हमने हिटर। हुसैन तलत को भी हैदर जाया अली, किया है। सॉरी, हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली। एग्जैक्टली। हमने बड़े अच्छे, अच्छा हमें समझ में नहीं आता हम पावर रेटर्स को टेक्निक क्यों सिखाना चाहते हैं। पता नहीं अब क्यों। अब बात ये सारी कि इस वक्त जो है पोजीशन, आप ये समझ लें आप 0 for 1 है, और आप खुशदिल शाह को भेज दें दायरे के अंदर, और उसको ब्लैंक चेक दें कि भाई तुम जाके मारो। अगर वो 10 बॉलों में 25 रन भी बनाता है, और पाकिस्तान के 4 से 5 ओवर में या 6 ओवरों में पाकिस्तान 45 से 60 रन कर लेता है, मैं समझता हूँ खुशदिल शाह जस्टिफाइज पोजीशन। और आप बिलीव करेंगे कि अगर वो हिट करने में कामयाब हो गया और उसको कॉन्फिडेंस मिल गया, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आकिब और अजहर महमूद या जो भी थिंक टैंक्स, आई डोंट नो कौन थिंक टैंक्स है, अगर वो इस वक्त उसको ये बोल्ड डिसीजन ले सकें, क्योंकि देखिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। न्यूजीलैंड बिल्कुल। जाएगी साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ। आप ट्रेडिशनली चीजों के, अब उनका प्लेयर है ग्लेन फिलिप्स, 72 हाईएस्ट था उसका, 100 मार के चला गया। मिचेल मार्श हमसे आउट ही नहीं होता। साइकोलॉजिकल हम्म। एडवांटेज बड़ा काउंट करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर को खिलाएं, नंबर 3 बाबर को। मतलब आप देखिए, आपने एक डिसीजन लिया ना, नहीं वर्कआउट हुआ कोई बात नहीं, 3 पे डाल दें बाबर को, जो उसकी बेस्ट पोजीशन है। वो भी कंफर्टेबल होगा कि चलो यार मैं 3 पे आ रहा हूँ, भले ओपनर पहले ओवर में आउट हो जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि वो कहेगा यार मेरा 3 पे सारा बड़ा स्कोर है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो 3 वाला है वो ओपनर ही होता है एक तरीके से, क्योंकि बाज वक़्त ऐसा हम्म। हो जाता है कि जी आपके ऊपर से लोग आउट हो जाते हैं। तो आई विल गो विद खुसूसन खुशदिल हमारे शाह एज ए मोहल्ले की ओपनर। टीम आई हो तो। जस्ट वांट टू क्विकली रैप इट अप, 10 मिनट ही है हमारे पास फर्दर। उसमें कामरान सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपका उस्मान खान के मुतालिक क्या ख्याल है? क्या हम उनको एज ए ओपनर नहीं खिला आमिर भाई सकते, देखें जिसका उस्मान की जगह बनती है 75 का जरूर। ए में एवरेज है जी। आमिर भाई हम्म। उस्मान की जगह बनती है, बट आई थिंक एक्सपोजर खुशदिल का ज्यादा है ना। खुशदिल मल्टीपल जगहों पे खेला हुआ है, तो पहले उस बंदे को आजमाएं जो पावर हिटर तो है और एक्सपीरियंस भी है। अगर वो नहीं चलता, और बेसिकली उस्मान को देखिए खिलाने के लिए नहीं रखा, उस्मान को रखा अगर रिजवान जख्मी हो जाता है तो वो कीपिंग करेगा। अदरवाइज मेरे अगर ख्याल से हसीबुल्ला गलत बात, खान, उस्मान बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर हसीबुल्ला और जख्मी नहीं होता, तो मैं आपको बताऊं हसीबुल्ला खेलता 2 वजह से, एक तो कीपिंग करता, दूसरा वो लेफ्टी है, और हमारी टीम पे बहुत ज्यादा लेफ्टी नहीं है। तो आई वुड गो विद खुशदिल शाह एन ओपनर विद फखर जमा, और थर्ड पे बाबर, और उसके बाद चौथे पर जिस तरीके से आप चाहें सऊद को खिलाएं या कामरान गुलाम को खिलाएं। मैं समझता हूँ दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कॉन्फिडेंस दें। तनकीद होती है ठीक है, लेकिन इनको एक रन दें। जैसे मैंने आपको अभी 7 साल की कहानी सुनाई जयसूर्या की। बात यह है कि हम लोग थोड़े बेसब्रे लोग हैं, हमने इसी बेसब आज से मैं कहता हूं पाकिस्तान में दूसरा शाहिद अफरीदी
या पाकिस्तान में ऐसा पावर हिटर इतना एफर्टलेस जैसे आसिफ आया था ना, हमने जाया किया उसको। आसिफ अली को, उसका नंबर चेंज करके वो ओपन करता था, हमने छठे नंबर पे बैठाया उसको। हमने बहुत सारी चीजों के चक्कर में उठाया। इस पे भी एक प्रोग्राम कर लेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपने चक्करों में जो जो चार चार बेहतर लोग फारिग के, तो तो खैर आई एम जस्ट पाकिस्तान कटिंग में तो इट भाई शॉर्ट। टैलेंट को आपको मैं बताऊं, हमें या अब की थोड़ी आप देखें ना, पाकिस्तान में हमेशा से ये कहा गया कि जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलने वाले टीम में आएंगे। आप कासिम उमर को देखें, कितना टैलेंटेड प्लेयर। आपको याद होगा कि कासिम उमर का मैच नहीं, हम मैं लोग कासिम देखने में तो जाते आए थे। 5 साल खेले, वो तो किसी और चक्कर में बाहर हो गए। नहीं नहीं, मगर वो जब आपके वो एक्चुअली वो लेट आए उसमें जो है ना, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में हम्म। उनकी जो लेकिन आपके जो लेकिन वो आप थी। उस वक्त देखें ना, लोग भी कौन कौन खेल रहे थे। जहीर अब्बास, खैर वो जहीर अब्बास के साथ भी खेले, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया। लेकिन उस जमाने में माजिद खान, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, कहाँ जगह बन रही थी जैसे नहीं, जगह नहीं बन बतौर रही थी तस्लीम मगर जगह जिस आरिफ नहीं के बन तरह रही से मुतालिक थी क्या ख्याल है? इंजमाम के, तस्लीम यूसुफ आरिफ के के। मुतालिक क्या ख्याल है? जी। तस्लीम आरिफ के मुतालिक क्या ख्याल है? देखें जिनको सिर्फ तस्लीम छह आरिफ का। टेस्ट मैच मिले। तस्लीम आरिफ को तो वसीम बारी के चक्कर में जो है ना आपके नहीं खिलाया गया मतलब बिल्कुल। वसीम बारी से लाख दर्जे बेहतर वो प्लेयर था, और कीपर भी और बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा बैट्समैन था। लेकिन ये है कि उसको जाया किया गया। सर ये कराची के जो साथ जो बाइस है ना, इस पे हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि कराची का होना ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है अनफॉर्चुनेटली, जो है आपके पाकिस्तान के लेकिन इस पे, जो इसके बारे स्पोर्ट्स में के भी कुछ सर्किट में। पर्सपेक्टिव हैं जिसमें मेरी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, कुछ पुराने साबिक खिलाड़ियों से गुफ्तगू भी है। कुछ कुछ उसमें मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं इमरान खान ने कराची को सप्रेस किया। लेकिन मुझे कुछ कराची के टेस्ट प्लेयर्स जिनसे मेरी, जाहिर सी बात है मैं उनको बहुत छोटा था उस वक्त, उनसे मेरी सलाम दुआ हुई या किसी भी हवाले से, वो कहते थे जितना इमरान ने कराची को सपोर्ट किया, उसकी मिसाल शुएब मोहम्मद, मंसूर अख्तर। मंसूर अख्तर के बारे में भी एक प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं तो अभी उस दिन थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल कल मैं 70s एक में, मैच 80s देख में रहा हर था टूर में मुझे मंसूर अख्तर 1987 का। नजर आ रहे हैं, और मंसूर अख्तर 87 तक खेलते रहे, जबकि वो फेल हुए मुतअद्दिद दफा। लेकिन इमरान साहब का उन पे बहुत एतमाद था। मंसूर अख्तर, मोइनुल लतीफ आपके वो जमान कौन सा, का क्या नाम था मोइनुल जो, लतीफ। रफीकुज्जमान, एक मोइनुल लतीफ रिजवानुज्जमान, एक। हाँ, रिजवानुज्जमान, रफीकुज्जमा तो वो थे, फास्ट बॉलर थे। रिजवानुज्जमान, राशिद खान, मतलब इमरान के दौर में तो बहुत कराची के, इमरान के गुलाम दौर में अली तो कराची के बहुत बहुत खेले। सारे और इमरान हैं। पे तो ये जो लोग इल्जाम है बात कि करते हैं इमरान ने बहुत नासिर कराची गलत के बात लड़कों करते को हैं। सप्रेस किया। बल्कि कुछ लोगों ने तो आसिफ मुझे ये मुश्तबा। कहा कि हम इमरान, बल्कि कुछ अब तो खैर बहुत बड़े हैं हमसे, तो इज्जत की जगह के ऊपर हैं वो टेस्ट क्रिकेटर्स। दे सर्व फॉर पाकिस्तान फॉर मैनी मैनी ईयर्स। मुझे उनमें से एक साहब ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने एक तकरीब में मेरी मुलाकात हुई, मेरे एक दोस्त के दोस्त थे, टेस्ट क्रिकेटर, बहुत बड़े बाप की औलाद। उससे मैं आपको मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, उनके बेटे जिन्होंने खुद बहुत टेस्ट क्रिकेट वनडे खेली, उन्होंने कहा कि मैंने, इमरान खान ने मुझे खिलाया, और हमारे ही कराची के कप्तान थे उनके बाद, इमरान के बाद जो बने, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया ओवल टेस्ट के बाद। आप समझ गए होंगे सही। मैं किसका जिक्र कर सही रहा हूँ। उसमें 50 रन बनाए थे सही। लास्ट टेस्ट में ओवल के, पाकिस्तान वो जीता था। सो ये है। अब स्ट्रेटजी के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया। आमिर भाई, आपकी क्या राय है स्ट्रेटजी के हवाले से? नदीम, मैंने तो अपनी राय देनी हो तो प्रोग्राम ही होस्ट करते रहे पूरा। देखिए, मैं मेरी स्ट्रेटेजी तो ये है कि रिजवान को इस टीम में से 11 अच्छे प्लेयर निकालने, ठीक है ना। कौन से 11? लेकिन अनफॉर्चुनेटली, हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली जो खबरें आ रही हैं, वो ये खबरें आ रही हैं कि न्यूजीलैंड के मैच के अंदर खिलाएंगे खुशदिल शाह को, और इंडिया के मैच के अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, फहीम अशरफ को खिलाएंगे। तो ये तो बस आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर क्या होगा इंडिया आमिर के भाई, खिलाफ। फ़हीम अशरफ पे भी तो अल्लाह प्रोग्राम कर खैर करे। लेते हैं। फ़हीम अशरफ अच्छा के मुझे बारे में जो एक आपकी दो, राय है ना, मैं आई बैक टू कॉन्ट्रडिक्ट, वो उस पे भी बात कर लेंगे, इस पे फ़हीम अशरफ पे। बहरहाल अभी नहीं, तो मैं मेरे ख्याल में आप स्टेट्स निकाल के ले आएंगे, लेकिन स्टेट्स डिपेंड करते हैं कि किसके खिलाफ खेले, कहाँ पे खेले, सही है ना। सही है, बिल्कुल तो ठीक है। बहरहाल हम दुआ दुआ करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। बाद नहीं, तुक्का भी लग स्टेट जाता से है ज्यादा इंसान का, नहीं नहीं, ऐसे माइंडसेट मुझे तो किस वक्त हम्म, डाला जा आप रहा है उस दोनों पर बात कर एक लेते हैं। हम्म, आप हम्म, एक दोनों एक बात, एक सवाल का जवाब दें कि जैसे जितनी टीमें आई हैं, आप उनमें देखें जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज में जो टीमों ने मैच खेले हैं, सब ने दो दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाए हैं। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका ने महाराज को, शमसी को खिलाया। हम्म, आपके न्यूजीलैंड ने आपके वो जो ब्रैकविल है और सेंटर है उसको खिलाया। नदीम भाई, रैप अप हम्म, कर लें, तो 3 मिनट हैं, 1 1 मिनट में रैप अप करते हैं। मेरी तरफ से मैं तो रैप सिर्फ यही अप है, पूछना आप और चाह रहा आमिर हूँ भाई कि रैप अप करते हैं, पाकिस्तान 1 1 मिनट लेंगे। इतने जो हिस्टोरिकली इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर, मुश्ताक मोहम्मद, मुश्ताक अहमद,
जो है शफैन आपके मुश्ताक। परवेज सज्जाद, मतलब मैं वसीम हसन राजा, मैं किन किन का नाम लूं कि पाकिस्तान में हमेशा लेग स्पिनर जो थे वो आपके पाकिस्तान के कलीदी किरदार अदा किया उन्होंने हमेशा भी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में अगर शादाब वो रिव्यू नहीं शादाब लेता तो नहीं युवराज होता। का क्रिटिकल तरीन एलबीडब्ल्यू था। क्रिटिकल तरीन जो है ना आपके, तो इस इसी के साथ मेरे ख्याल से अगर आप लोग फाइनल वर्ड देना चाहें तो दे दें, फिर हम बंद करते हैं इसको। आमिर भाई आप जी दे दें, एक आमिर। मिनट है आपके पास, उसके बाद आई विल टेक जी, 30 सेकेंड्स। मेरा फाइनल वर्ड ये है कि भाई पाकिस्तानी कौम को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अब चेंजेस का टाइम तो रहा नहीं। अब इसी टीम के साथ जाएं, जितनी दुआ कर पर सकते जब हैं से करें। होश संभाला है और क्रिकेट हम का, भी दुआई कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब इस टीम को वो कहते हैं, जब पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन हो डॉक्टर आगे कहता है कि अब आप दुआ की जरूरत है। तो वही वाली चीज है, अल्लाह करे बेहतर हो जाए और कौमे से बाहर आ जाए पाकिस्तान। ठीक है ना? जी अच्छा। कामरान। अच्छा नदीम, मैं तो बताया आपको, आई विल प्ले विद खुशदिल शाह, फखर जमान, बाबर आजम तीसरे पर। चौथे पर आई विल प्ले विद कामरान गुलाम। और उसके बाद चौथे पे रिजवान भी आ सकते हैं, बट कामरान गुलाम को खिलाना चाहिए, थोड़ा चांस देना चाहिए उसको। सलमान अली आ गए एंड दे आर प्लेइंग परफेक्टली, बट आई विल गो विद वन एक्स्ट्रा बॉलर। देखें, बस एक बात कर रहा हूँ, हमारा दिमाग नहीं चलता, मुझे नहीं पता किसने विकेट बनाई थी, 350 रन चेस कर लिया, हमारा बैटिंग मॉरल स्काई हाई था, आपने बॉलिंग विकेट बना दी। जिस मैच में हसनैन को खिलाना था उसमें उसको बिठा दिया, जिसमें उसको बिठाना था उसको खिला दिया। इस पे भी कर लेंगे प्रोग्राम। तो बाकी नीचे बॉलिंग का शोभा तो ठीक है, अगर हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज विकेट कैसी बनाते हैं आई डोंट नो, कि विकेट क्या बनती है। मेरे ख्याल में तीन ऑलराउंडर्स की जगह नहीं है, फहीम अशरफ को बिठा के ना एक स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाना चाहिए। क्योंकि वही वाली बात है कि अगर आपके 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन मैच नहीं जिता सकते, तो फिर आपको 8 बैट्समैन या 7 बैट्समैन भी नहीं जिता सकते। यानी हसनैन को खिलाना चाहिए। किसी एक को। हसनैन को। आई हसनैन डोंट को। नो, किसी एक को। हसनैन ही है। क्योंकि चलें जी, ये बाकी हसनैन ही ऑप्शन तो है। नहीं बचा आपके ना हमारे पास, स्पिन में तो ऑप्शन ही नहीं है, कि अबरार है बेचारा, अबरार पे भी एक प्रोग्राम कर लेंगे, उसके साथ क्या हुआ बेचारे के साथ। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उसको पहले फील्डिंग करनी चाहिए, और न्यूजीलैंड को 300 के अंदर ना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए 280, क्योंकि किसी भी बुरी कंडीशन में पाकिस्तान इस टीम की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है 270 और 280 के दरमियान है। तो उस वक्त प्रोस्पेक्ट इनके बढ़ सकते हैं जो है आपके ये 280 चेस करने के। और हम दुआ गो हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेले। रैप अपने अप करते हैं। सिलेक्शन के ऊपर तनकीद तो हमेशा जारी रहेगी, लोगों की अपनी पसंद नापसंद हमेशा रहेगी हमारी। पहले भी रहती थी, जिन ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, नदीम जब भाई हम 20 सेकेंड्स हैं। उस वक्त उनसे जिक्र करते थे तो उस वक्त हम उनको कहते थे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इसी दुआ के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आमिर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कामरान आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं सेकेंड दौर व्लॉग में। में मैच के अल्लाह, बाद मुलाकात करेंगे। मैच के बाद ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।